Now this is the recursive case implementation of the factorial function. Our function takes as input from user the value n of which we want to find the factorial, and this function will return the return type of this function is int. We can see there are two checks. There is one check for a base case. If n is equal to 0, the function will simply return 1 and no other function call will be made. Else, the recursive part, in this part, the same function is being called again, but the value of n is n minus 1. So in fact, there is known case and a call to the recursive case which is unknown. Now, if we execute this code, I have implemented this code over here, and it is exactly the same code. If I make a call for factorial of 3 in the main, I will simply get the factorial of n as output. The factorial of 3 is 6. I know it is 6, but the issue is this way we cannot understand how recursive calls work, which recursive calls were made, when the first answer was calculated, how those answers were returned. So in order to understand recursion, especially at the beginning, I recommend to all of you to add few print statements in whatever recursive function you are implementing. For instance, मैं क्या करता हूं, मेरी आदत है, जब भी आपने कोई रिकर्सिव फंक्शन इंप्लीमेंट करें, फर्स्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन किसी भी स्टेटमेंट से पहले आप प्रिंट करें कॉल टू फंक्शन नेम, और साथ में वो जो एज इनपुट आपने वैल्यू पास की है उस फंक्शन कॉल पे, आप वो भी प्रिंट कर दें. इससे फायदा क्या होगा, जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा जिस भी वैल्यू के साथ, फौरन से आपको स्क्रीन पे प्रिंट होता हुआ नजर आएगा कि एक फंक्शन कॉल हुआ है और किस वैल्यू के साथ हुआ है. सिमिलरली, जब फंक्शन रिटर्न हो, चाहे बेस केस है या रिकर्सिव केस है, तो आंसर रिटर्न करने से एक लाइन पहले आप प्रिंट कर सकते हैं एंड ऑफ फंक्शन नेम, वो इनपुट वैल्यू, किस पर्टिकुलर कॉल का आंसर फाइनली कैलकुलेट हो गया है, ताकि आपको समझ आए वो कौन सी वैल्यू के लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ है, और उसके आगे आंसर. तो जो छोटी सी मॉडिफिकेशन मैंने इस केस, और यही काम मैंने बेस केस के लिए भी किया है, इफ n इज इक्वल टू 0, रिटर्न 1 से पहले एक लाइन ऐड कर दी है, सी आउट बेस केस आंसर इज 1. ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, अब दोबारा से अगर हम मेन में ये मॉडिफाइड फंक्शन कॉल करें, फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट करें, पहले सिंपली आंसर कैलकुलेट होके आ रहा था 6 आंसर. अब जरा समझने के लिए, आपके लिए डिबगिंग वगैरह के लिए इजी होगा. देखें यहाँ पे 3 की कॉल हुई, 3 फौरन से ये मैसेज प्रिंट हुआ. बेस केस नहीं चलेगा, हम रिकर्सिव केस पे जाएंगे. थोड़ा सा एक काम मैंने किया है, पहले हम रिटर्न n टाइम्स फैक्टोरियल n-1 कर रहे थे. अब चूंकि हम वो पहले आंसर और ये मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, आपको एक काम करना होगा, ये स्टेटमेंट आप थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और यहां से जो भी आंसर आए वो आप एक इन टाइप का, जो भी रिटर्न टाइप है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करें ताकि वो आंसर इसमें स्टोर हो. ठीक, अब यही आंसर हमने रिटर्न कराना है, फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ अपनी समझ के लिए हमने बीच में एक स्टेटमेंट ऐड की है, सी आउट एंड ऑफ फैक्ट एंड. अब होगा क्या, देखिए 3 की कॉल हुई, ये लाइन प्रिंट हुई. एल्स पे आए, क्योंकि रिकर्सिव केस है, इसी लाइन पे जाके कोई आंसर तो भी कैलकुलेट नहीं हुआ ना, रिकर्सिव केस है, तो 3 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 2 की कॉल होगी. तो इसीलिए आपको कॉल टू 3 फैक्ट 3 के फौरन बाद कॉल टू फैक्ट 2 नजर आ रही है. ये लाइन प्रिंट हुई है कॉल टू फैक्ट 2. ये भी रिकर्सिव केस है, कंट्रोल यहां आएगा, यहां से कॉल होगी 2 टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ 1. अब जब चूंकि कंट्रोल फैक्टोरियल 1 फंक्शन कॉल पे चला जाएगा, तो फौरन से आपको, अभी तक कोई भी आंसर कैलकुलेट नहीं हुआ, ये आप जहन में रखें. कॉल टू फैक्ट 1, वंस अगेन यहाँ कॉल टू फैक्ट 1, बेस केस नहीं है, रिकर्सिव केस है 1. यहां पे आए तो यहां होगा 1 टाइम्स फैक्टोरियल 0, 0 के लिए कॉल हुई तो कॉल टू फैक्ट 0. अब ये बेस केस है, तो पहले स्क्रीन पे प्रिंट हुआ कि फंक्शन कॉल हुई है n की किस वैल्यू के साथ, 0 के साथ. बेस केस
चेक इस मर्तबा ट्रू होगा तो फौरन से स्क्रीन पे आपको प्रिंटेड नजर आएगा बेस केस आंसर इज 1 और साथ ही 1 आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो स्क्रीन पे अब आप देख सकते हैं बेस केस आंसर इज 1। इसको मैं थोड़ा सा नीचे इस एग्जांपल से एलैबोरेट करता हूं और फिर हम ये इसको देखते हैं। एक चीज और भी काइंडली जहन में रखनी है, रिकर्जन कुछ प्रॉब्लम्स के लिए रिकर्सिवली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा कंसाइज और एलिगेंट सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करता है, कोड बड़ा क्लीन होता है, समझना आसान होता है, लेकिन एफिशिएंसी अल्टरनेटिव टेक्निक की अल्टरनेटिव अल्टरेटिंग टेक्निक की ज्यादा होगी, स्पेशली स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? लेट्स से हमने 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था और मेन फंक्शन कॉल हुआ सबसे पहले आपका, मैं ग्लोबल उसी को यहाँ पे कंसीडर करते हैं मेन में, और ये फंक्शन आपने कहीं इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो मेन फंक्शन में एक लाइन में आपने फंक्शन कॉल की है फैक्टोरियल विद वैल्यू 3 एज इनपुट। तो जैसे ही मेन एग्जीक्यूट हो रहा है और वहां एक स्टेटमेंट आएगी फैक्टोरियल 3, कंट्रोल फौरन से मेन से एक नए फंक्शन कॉल पे चला जाएगा। बेसिकली स्टैक में जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो उसके लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस, ये तमाम चीजें स्टोर होती हैं। तो फौरन से स्टैक पे जो नई फंक्शन कॉल है उसका डाटा स्टोर होगा और अब कंट्रोल ये जो स्टैक टॉप पे जो भी फंक्शन है, ठीक है, वो पड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये बी बेस केस नहीं था, यहां से एक और कॉल होगी फैक्टोरियल 3 वाली एग्जांपल में। तो फैक्टोरियल 3 से भी कंट्रोल एक और फंक्शन कॉल पे जाएगा। बेसिकली स्टैक टॉप पे जो भी फंक्शन कॉल हुई है उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी और लोकल वेरिएबल्स के लिए मेमोरी जो भी कंडीशन है, ठीक है, वो तमाम यहाँ पे स्टोर हो रही होगी स्टैक टॉप पे। तो अब ये एग्जीक्यूशन हो रही है 2 फैक्टोरियल की, 2 टाइम्स 1 फैक्टोरियल, वंस अगेन रिकर्सिव कॉल, कंट्रोल ऊपर चला जाएगा। पीछे जो एग्जांपल मैंने एक दी थी जिसमें वो जिस पर्सन ने भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता था रिकर्सिव केस, वो फोन अ फ्रेंड करता था और जब वो फोन अ फ्रेंड कर रहा होता था जब तक आंसर नहीं आता था वो वेटिंग स्टेट में होता था। तो वो एग्जांपल इसलिए थी कि अब यहाँ को रिलेट की जा सके। अब आप देखिए मेन से फंक्शन कॉल हुई फैक्टोरियल 3, तो कंट्रोल चला गया जी फैक्टोरियल 3 के पास। अब मेन एग्जीक्यूट नहीं हो, मेन पे कंट्रोल तब ही वापस आएगा जब इस ये कॉल जो है इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए और यहाँ से आंसर रिटर्न हो, जो हम मेन में या डायरेक्टली प्रिंट करेंगे या किसी वेरिएबल में स्टोर करके बाद में प्रिंट करेंगे, ठीक। ये भी रिकर्सिव केस है, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की कॉल जैसे ही हुई तो कंट्रोल आ गया है 2 फैक्टोरियल वाली कॉल पे। ये भी वेटिंग स्टेट में है, उसके टॉप पे जो ये फंक्शन कॉल थी वो और उसके वेरिएबल्स भी वेटिंग स्टेट में है। ये जो फ्रेम था एक्टिवेशन फ्रेम, अब कंट्रोल यहाँ पे, यहाँ से एक और रिकर्सिव कॉल होनी है फैक्टोरियल 1 जो कि इक्वल है, अब कंट्रोल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बाकी तमाम वेटिंग स्टेट में, यहां से एक और कॉल होगी फाइनल कॉल n इक्वल टू 0 के लिए। नाउ दिस इज द बेस केस, फैक्टोरियल 0 की कॉल हुई, मैं इस कॉल की अब यहां बात कर रहा हूं। अगर हम देखें बेस केस कंडीशन ट्रू होगी, अब फर्स्ट टाइम आंसर रिटर्न होगा। याद रखें बेस केस को जब हम हिट करते हैं, ये वो केस है जिसका आंसर डायरेक्टली पता होता है, अब यहां से आंसर ने बैकवर्ड्स फ्लो होना है, ठीक। तो अब क्या होगा, n फैक्टोरियल कॉल का आंसर आ गया जी 1, ठीक। सिंपली ये 1 वैल्यू रिटर्न होगी और रिटर्न होने के बाद, ठीक है, रिटर्न होने के बाद n के साथ जहां से ये कॉल आई थी मल्टीप्लाई होगी। तो अब जैसे 0 फैक्टोरियल कॉल एंड हुई, 1 वैल्यू रिटर्न हुई, अब टॉप से स्टैक टॉप से ये जो फंक्शन कॉल थी, ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है ये डाटा टॉप से पॉप, ये जितना भी डाटा है इस फंक्शन कॉल से रेलेवेंट वो स्टैक टॉप से पॉप होगा और ये वैल्यू रिटर्न होगी। बेसिकली जो फैक्टोरियल 0 कॉल थी, ठीक है, फैक्टोरियल 1 कॉल के अंदर अब ये कॉल रिप्लेस हो गई है इस आंसर 1 से। 1 टाइम्स 1 1, ये किसका आंसर आया, फैक्टोरियल 1 कॉल का।
रिटर्न दिस आंसर, फंक्शन कॉल कंप्लीट। अब कंट्रोल वापस जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा स्टैक टॉप से। अब कंट्रोल वापस जाएगा किस पे, इस कॉल पे, बेसिकली इस वाली लाइन पे। ठीक, तो फैक्टोरियल 2 वाली कॉल थी, रिकर्सिव केस था। 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 का फैक्टोरियल, 2 टाइम्स 1 का फैक्टोरियल। वो जो 1 फैक्टोरियल वाली कॉल थी उससे आंसर वापस आ गया है, तो कंट्रोल इस लाइन पे आएगा। 1 फैक्टोरियल रिप्लेस हुआ 1 से, टाइम्स 2, आंसर में 2 आंसर आया, तो एंड ऑफ फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2, रिटर्न आंसर 2। ठीक है, और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। जैसे ही स्टैक से ये टॉप से ये वैल्यूज पॉप होती हैं और आंसर रिटर्न होता है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, पॉप होने के बाद टॉप पे अब ये वाली कॉल है, इसका डाटा है, तो 3 टाइम्स ये रिप्लेस हो जाएगा 2 से, जो कि फैक्टोरियल 2 कॉल का आंसर है। 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6। ये मेन से पहली फंक्शन कॉल गई थी 3 फैक्टोरियल की। ठीक है, अब एंड ऑफ फैक्टोरियल 3, आंसर आया है 6। अब ये आंसर रिटर्न होगा, ये फंक्शन स्टैक से पॉप होगा, और अब कंट्रोल जाएगा फाइनली वापस उस फंक्शन पे जहां से ये कॉल हुई थी। हमारे केस में मेन से कॉल हुई थी, तो मेन में 3 फैक्टोरियल का आंसर अब आ जाएगा। अब जब अगर कोई और कॉल नहीं हो रही, जब मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये फंक्शन और इसके जो भी डाटा है इससे रेलेवेंट, वो पॉप हो जाएगा। आई होप कि किस ऑर्डर में कैसे कॉल्स होती हैं, आंसर कैसे बैकवर्ड्स फ्लो कर रहा होता है, ये अब आपको समझ आ गया होगा। काइंडली जब भी कोई रिकर्सिव फंक्शन इंप्लीमेंट करें, ये आपने जरूर करना है। पहली लाइन, सी आउट कॉल टू फंक्शन नेम वैल्यू ऑफ इनपुट। हर कॉल के लिए रिटर्न वाली लाइन से एक लाइन ऊपर, एंड ऑफ फंक्शन नेम इनपुट वैल्यू, और आगे आंसर प्रिंट कर दें, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से रिकर्सिव फंक्शन समझ आ जाए।